जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एडुप्रेटर के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसके पहले कि ये क्लास स्टार्ट हो, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार ये क्लास देख रहा है तो उससे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, इसके पहले वाली क्लास में हमने नाटो के बारे में एकदम अच्छे से डिटेल में समझाया था, तो एक बार आप नाटो वाला वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वाली क्लास करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड हो, जैसा सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, किसी भी आप यूपीएससी एग्जाम या स्टेट टीसीएस की एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो आप हम लोगों को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप एडुप्रेटर सर्च करिए और जाके हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इस ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और साथ में ही आप हम लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। इन तीनों जगह पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हम लोग इन्फोग्राफ अपलोड करते हैं, जिसमें सारा टॉपिक का एक ही पिक्चर में, पूरा एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक ही पिक्चर में उसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आप लोग जल्दी से इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे एमसीक्यू सेंड किए जाते हैं, आप उसको ट्राई करिए। अब आज के इस क्लास में हम लोग रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में पढ़ेंगे। रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा इसका बैकग्राउंड या फिर इसकी हिस्ट्री को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को समझने के लिए अगर हम उसका बैकग्राउंड और हिस्ट्री समझ लेते हैं तो वो टॉपिक काफी आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाता है। तो जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है काफी टाइम से। तो इस वॉर को समझने के लिए हम लोगों को पहले रशिया और यूक्रेन की थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। देखिए, ये बात है 1917 की, ठीक है। 1917 में रशिया के जो किंग थे वो ये भाई साहब थे, ठीक है। 1917 में जो रशिया के किंग थे, इनका नाम था निकोलस सेकंड। इनका क्या नाम था? निकोलस सेकंड। ये भाई साहब जो थे निकोलस सेकंड, ये रशिया के किंग बन के बैठे थे। उसी टाइम में रशिया में एक रिवोल्ट हो जाता है। निकोलस सेकंड के टाइम पे यानी 1917 में रशिया में एक रिवोल्ट होता है, यानी एक रशिया में विद्रोह होता है। और ये जो रशिया में रिवोल्ट या विद्रोह हो रहा है, उसके जो लीडर रहते हैं वो ये रहते हैं। इनका नाम है लेनिन, ठीक है। इनका नाम है लेनिन। तो 1917 पे जिस टाइम पे निकोलस सेकंड रशिया के राजा बन के बैठे हैं, उसी टाइम पे लेनिन नाम के एक आदमी रहते हैं जो कि लीडर बन जाते हैं रशिया में जो रिवोल्ट चल रहा रहता है उसके। अब देखिए होता क्या, ये रिवोल्ट चलता जाता है, ठीक है। 1917 से ये रिवोल्ट चलता है और जब ये रिवोल्ट खत्म होता है तो ये राजा जो रहते हैं निकोलस, इनको हटा दिया जाता है, ठीक है। इन निकोलस सेकंड जो रहते हैं इनको हटा दिया जाता है और रशिया को बाकी 15 कंट्रीज के साथ जोड़ के एक नया ग्रुप बनाया जाता है। उस ग्रुप का नाम होता है यूएसएसआर, ठीक है। ये यूएसएसआर आप इस वर्ल्ड मैप में देख लीजिए, जितना भी रेड वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, वो पूरा क्या है? ये एक 15 कंट्रीज का ग्रुप है। ये क्या है? 15 कंट्रीज का एक ग्रुप है। इसी ग्रुप का नाम पड़ा है यूएसएसआर, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये रिवोल्ट खत्म होती है तो 1922 में 15 कंट्रीज एक साथ आती हैं और एक ग्रुप बना लेती हैं और उस ग्रुप का नाम पड़ता है यूएसएसआर, ठीक है। अब ये जो 15 कंट्रीज का ग्रुप है ना, इसी में से यहां पे जो आप देख रहे हैं, इसी में ये वाला जो एरिया है, इसी का नाम है यूक्रेन, ठीक है। यानी 15 कंट्रीज का जो ग्रुप बना था, इसी 15 कंट्री के ग्रुप में एक कंट्री थी जिसका नाम क्या था? यूक्रेन। अब होता क्या है कि 1922 से लेके, ठीक है, 1922 से लेके 1991 तक, कब से? 1922 से लेके 1991 तक, 1922 से लेके 1991 तक क्या होता है? यूक्रेन जो रहता है ये यूएसएसआर का पार्ट रहता है, ठीक है। यूक्रेन जो है ये यूएसएसआर का ही पार्ट रहता है। अब होता क्या है आगे कि 1991 में, ठीक, 1991 में यूक्रेन बोलता है कि अब हम यूएसएसआर का पार्ट नहीं है। यूक्रेन कहता है हमको यूएसएसआर से अलग होना है
और हमको एक अपनी अलग से कंट्री बनानी है जिसको हम अपने तरीके से चलाएंगे। तो यूक्रेन की बात को मान लिया जाता है और यूक्रेन को यूएसएसआर से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो सही रहती हैं। 1991 से लेकर, यानी 1991 जब यूक्रेन अलग हो गया था यूएसएसआर से, तो 1991 से लेकर 2014 तक सब कुछ अच्छे से चल रहा रहता है। रशिया और यूक्रेन के बीच में कहीं कोई दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है, तो यूक्रेन जो कि 1991 में अलग हो चुका था यूएसएसआर से, वहां पे 1991 के बाद से 2014 तक सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन होता क्या है, देखिए एक बार आप लोग ये भी देख लीजिए, ये जो छोटा सा आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पे ऑरेंज कलर का, ये क्या है, ये है यूक्रेन। ठीक, और बाकी जो रेड वाला दिख रहा है ये है अपना रशिया। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बड़े मैप में दी हुई है। आगे देखिए, अब बात आती है 2014। 2014 में क्या होता है, जो यूक्रेन की पब्लिक रहती है, ठीक है, यूक्रेन की जो पब्लिक रहती है, यूक्रेन की पब्लिक ये डिमांड करती है कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन से जोड़ देना चाहिए, यानी यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा बना देना चाहिए। ये 2014 में यूक्रेन की पब्लिक डिमांड करती है। ठीक है, लेकिन उसी टाइम जब ये पब्लिक डिमांड करती है 2014 में कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना देना चाहिए, उस टाइम यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो ये भाई साहब रहते हैं, इनका नाम है पेट्रो। ठीक है, ये जो पेट्रो रहते हैं ये एकदम भी फेवर में नहीं रहते हैं कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन से जोड़ देना है। ये जो पेट्रो भाई साहब रहते हैं ये जो है रशिया के फेवर में रहते हैं। इनका कहना रहता है कि नहीं, रशिया ज्यादा अच्छा है, यूरोपियन यूनियन से नहीं जुड़ना चाहिए यूक्रेन को। लेकिन पब्लिक भड़क जाती है और पब्लिक क्या करती है, पब्लिक जो है थोड़ा गुस्से में आ जाती है। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, पेट्रो क्या करते हैं, चले जाते हैं रशिया में। यूक्रेन को छोड़ के पेट्रो चले गए हैं रशिया में 2014 में। अब जब प्रेसिडेंट यहां का चला गया, जब यूक्रेन का प्रेसिडेंट चला गया, तो यूक्रेन में फिर एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है 2014 में। ठीक है, 2014 में क्या होता है, एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है और जो नई गवर्नमेंट बनती है वहां पे जो नए प्रेसिडेंट आते हैं उनका ये कहना रहता है कि हम यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करेंगे। यानी 2014 में क्या होता है, यूक्रेन बोलता है कि हम क्या करेंगे, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करेंगे। अब जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बताए थे कि रशिया का और यूरोपियन यूनियन का जरा भी नहीं बनता, दोनों में एकदम कांटे की टक्कर रहती है, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते, है ना। तो होता क्या है, 2014 में जो यूक्रेन रशिया का ही कभी पार्ट था, वो अब ये बोल रहा है कि वो यूरोपियन यूनियन में जाके जुड़ेगा। इस बात से रशिया को आता है गुस्सा। ठीक है, रशिया को आता है गुस्सा और रशिया क्या करता है, रशिया 2014 में यूक्रेन पे अटैक कर देता है। ठीक है, अब इसको समझिएगा, 2014 में क्या हो रहा है, रशिया जो है यूक्रेन पे अटैक करता है। ये देखिए यहां पे समझिए, ये जो पोर्शन आप लोगों को पूरा दिख रहा है, ये वाला ऐसे, ठीक है, ये पूरा किसका है, ये पूरा है ऐसे, ये पूरा यूक्रेन है। ठीक है, ये जो रेड वाला है, रेड अंडरलाइन के अंदर जो हल्का सा क्रीम कलर में आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरा क्या है, यूक्रेन है। अब यूक्रेन का बॉर्डर देखिए, ये यूक्रेन का बॉर्डर और यहाँ पे क्या है, यहाँ रशिया है। तो रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर सेम है। रशिया क्या करता है, रशिया यहाँ पे दिमाग लगाता है। ठीक है, रशिया पहले यूक्रेन के दो पार्ट को यूक्रेन से अलग कर देता है। पहला ये इतना पार्ट जिसका नाम क्या है, लुजैंक है, इस पार्ट को अलग करता है। और दूसरा पार्ट है डोनेस, ये वाला पार्ट। इन दोनों को रशिया क्या करता है, इंडिपेंडेंट कर देता है, यानी इसको यूक्रेन से अलग कर दिया और यहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट बना के दिया, वो गवर्नमेंट इन दोनों जगह को चला रही है। फिर रशिया क्या करता है, रशिया यूक्रेन के इस वाले पार्ट में, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है क्रीमिया, ये इतना पोर्शन, ये जो इतना पार्ट है क्रीमिया, इस पे रशिया क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि ये जो
ये वाला पोर्शन है, ये रशिया इसको एनेक्स कर लिया, यानी रशिया के कब्जे में है। और ये जहां पे ऐसे ऐसे लाइन लाइन है, यहाँ पे क्या लिखा है कि सेपरेस्ट कंट्रोल के अंदर में, यानी यहाँ पे रशिया क्या किया, यूक्रेन से इन दोनों पार्ट को अलग कर दिया। ये सब कब हो रहा है, 2014 में। 2014 में क्या हो रहा है कि रशिया जो है, पहला चीज क्या किया है, पहला ये कि क्रीमिया पे कब्जा कर लिया है। दूसरा, दो प्लेस ऐसी है, लुसेंग और डोनेट्स्क, जहां पे ये इसको सेपरेट कर दिया है, कहां से, यूक्रेन से। रशिया ने ये दो काम किया, ठीक है। अब 2014 में ये चीज हो रहा था, रशिया मतलब मिला जुला के बस कहना इतना है कि रशिया जो है कायदे से यूक्रेन की बैंड बजा रहा था, ठीक है। 2014 में क्या हुआ, रशिया ने यूक्रेन की कायदे से बैंड बजा दिया। अब आगे क्या होता है कि रशिया इस क्रीमिया को अलग कर दिया और इन दो जगह को इंडिपेंडेंट कर दिया। अब यूक्रेन को यह बात समझ में आने लगी कि हम लोग रशिया से जीत नहीं सकते हैं, है ना। यूक्रेन को यह बात समझ में आ गई कि रशिया से हम लोग जीत नहीं सकते हैं। तो 2015 में, ठीक है, 2015 में रशिया और यूक्रेन, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। रशिया और यूक्रेन के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट का नाम है मिन्स्क एग्रीमेंट, ठीक है। रशिया और यूक्रेन के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट का पहला पॉइंट ये रहता है कि हम लोग वॉर को स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉर को स्टॉप कर देंगे। इस एग्रीमेंट में ये होता है कि वॉर को स्टॉप कर देंगे, और यूक्रेन ये बोलता है, जो यूक्रेन है, यूक्रेन ये बोलता है कि हम लोग कभी भी यूरोपियन यूनियन को नहीं ज्वाइन करेंगे। मिन्स्क एग्रीमेंट में क्या होता है, पहला तो लड़ाई रोक दी गई, दूसरा क्या हुआ, यूक्रेन ये बोलता है कि हम लोग कभी भी यूरोपियन यूनियन नहीं ज्वाइन करेंगे। देखिए, अभी हम लोग ये चीज समझे कि जो रशिया था, रशिया यूक्रेन की इतनी बैंड बजा रहा था, है ना। रशिया काफी अच्छे से यूक्रेन की बैंड बजाए, लेकिन ये जो रशिया यूक्रेन की बैंड बजाए ना, इसमें एक जो बहुत मेजर रोल प्ले करने वाली चीज थी, वो थी, ध्यान सुनिएगा, इसमें रशिया जो है यूक्रेन की जो बैंड बजा रहा था, उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला था, वो ये था कि रशिया क्या किया था, रशिया एक रैंसमवेयर या फिर एक वायरस समझ लीजिए, एक रैंसमवेयर को, एक रैंसमवेयर था या वायरस कह लीजिए, जिसको वो क्या किया था, यूक्रेन के सिस्टम में डाल दिया था। यानी रशिया ने क्या किया था, रशिया जो था ये साइबर अटैक किया था, ठीक है। ये साइबर अटैक किया था ये यहाँ पे यूक्रेन में, ठीक है। यूक्रेन ने, रशिया साइबर अटैक किया था, एक रैंसमवेयर दिया था, और इस रैंसमवेयर का नाम था पेट्या। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ ले कि पेट्या क्या है। तो पेट्या एक रैंसमवेयर है जिसका यूज रशिया ने किया था 2014 पे, जब वो यूक्रेन पे अटैक किया, जब वॉर स्टार्ट हुआ, तो 2014 में एक रैंसमवेयर का यूज हुआ था जिसका नाम था पेट्या, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों के वजह से रशिया जो है काफी तेजी से यूक्रेन को हरा रहा था। लेकिन होता क्या है, 2015 में मिन्स्क एग्रीमेंट होता है, वॉर को रोक दिया जाता है, और यूक्रेन ये बोलता है कि हम कभी भी यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करेंगे। ये रशिया के लिए अच्छी बात रहती है कि यूक्रेन बोल रहा है कभी भी यूरोपियन यूनियन नहीं ज्वाइन करेगा, ठीक है। लेकिन फिर आगे क्या होता है, 2015 में जब मिन्स्क एग्रीमेंट होता है, उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है, 2017 में, यानी 15 के बाद 16 और 17, यानी 2017 में क्या होता है, यूक्रेन बोलता है, यूक्रेन जो है वापस से बोलता है कि वो नाटो ज्वाइन करना चाहता है। यूक्रेन क्या बोला, यूक्रेन बोलता है कि उसको नाटो ज्वाइन करना है। अब इस बात से रशिया को फिर से गुस्सा आता है कि अभी तुम कुछ देर पहले यूरोपियन यूनियन के साथ जाना चाह रहे थे, अब तुम जो यूरोपियन यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, उसको ज्वाइन करना चाह रहे हो, है ना। तो इस बात पे 2017 में फिर से रशिया क्या करता है, अटैक करने का पूरा प्लान करता है। अच्छा, अब देखिए दिक्कत क्या है, अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर रहा है तो रशिया को इससे दिक्कत क्या होगी। देखिए, इस चीज को समझने के लिए वापस से मैप पे आना पड़ेगा हम लोगों को। एक सेकंड, इसको हटाते हैं। ये पूरी जो दिक्कत, ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, सब कुछ नाटो की वजह से ही चल रहा है। ये ना होता तो ये वॉर चलता ही ना, ठीक है। इसमें
नाटो का ही सब किया धरा है। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या ये रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर है? क्या ये कह सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर सेम है? यहाँ पे ऐसे इतना, ठीक है। इधर देखिए ये रशिया है, यहाँ पे यूक्रेन है, ठीक। यूक्रेन क्या बोल रहा है? यूक्रेन ये बोल रहा है कि इसको नाटो ज्वाइन करना है या नाटो ज्वाइन करना है। अब दिक्कत क्या है, अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, तो नाटो में अभी आप लोगों को हम बताए थे कि नाटो में क्या है, टोटल 30 मेंबर्स हैं, टोटल 30 कंट्रीज के ग्रुप हैं। और ये कहाँ की कंट्री है? सब की सब यूरोप की कंट्री है ना। ये मैक्सिमम कंट्री कहाँ है इसकी? 30 कंट्रीज जो है इसमें यूरोप की कंट्री है। अब होगा क्या, अगर यूक्रेन भी नाटो को ज्वाइन कर लेता है तो यूक्रेन के लैंड पे, ये जो यहाँ पे यूक्रेन का बॉर्डर है ना, यहाँ पे जितनी भी 30 कंट्रीज है ना, उनकी आर्मी आ सकती है। मतलब रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर के पास इस जगह पे, इस पूरे जगह पे क्या होगा, इस पूरे जगह पे नाटो की आर्मी आ सकती है। और अगर कभी रशिया और यूक्रेन के बीच में कुछ भी हुआ इन फ्यूचर, अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर होता है ना, तो ये पूरे 30 कंट्री की आर्मी मिलके सिर्फ एक अकेले रशिया को मारेगी। नाटो का एक यही रूल था, बताए थे आप लोगों को पिछले लेक्चर में, कि अगर किसी भी नाटो मेंबर कंट्री को कोई और दूसरी कंट्री उसके ऊपर अटैक करती है तो पूरे नाटो ग्रुप में, इस नाटो ऑर्गेनाइजेशन में जितनी कंट्री हैं, सारी कंट्री की आर्मी उस कंट्री के ऊपर अटैक करेगी। अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन कर लेता है और गलती से भी रशिया और यूक्रेन बॉर्डर पे फायरिंग हो गई, क्रॉस फायरिंग हुई, तो क्या होगा, ये पूरी 30 कंट्री एक साथ आके अटैक कर देंगी रशिया के ऊपर, ठीक है। चलो मान लेते हैं लड़ाई क्यों भी करना, मान लो रशिया और यूक्रेन में लड़ाई नहीं भी हुई, लेकिन फिर भी क्या होगा, फिर भी एक खतरा और है। आप लोगों को पता है कि रशिया और यूएसए के बीच में जरा भी नहीं बनती। अब अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन कर सकता है, हो सकता है कि यूएसए का एक सोल्जर यहां खड़ा हो, यूएसए बोले कि बस तुम रशिया में गोली चला दो, जहां क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई वॉर डिक्लेयर होगा, और यूएसए के साथ साथ यूक्रेन की आर्मी और बाकी 30 कंट्री की आर्मी सब एक साथ आके अटैक कर देंगे रशिया पे और रशिया हार जाएगा, ठीक है। तो रशिया को एक खतरा इसलिए नाटो से बना हुआ है कि अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेगा तो रशिया और यूक्रेन का जो बॉर्डर है वो सेम है, और रशिया के बॉर्डर के पास पूरे 30 कंट्रीज की आर्मी आके अपना डेरा डाल लेगी। बस यही एक रशिया को दिक्कत है। रशिया यूक्रेन को बोल रहा है कि भैया यूक्रेन तुम नाटो को मत ज्वाइन करो, हम तुमको थोड़ा भी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, हम ये वॉर खत्म कर देंगे, लेकिन यूक्रेन भी मानने को लिए नहीं तैयार है। अब आगे समझते हैं इसमें हुआ क्या। 2017 में यूक्रेन बोलता है कि हम नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। यूक्रेन क्या बोला कि हम नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं, और इसी नाटो के वजह से, इसी पूरा सब कुछ किया धरा इस नाटो का है, इसी नाटो के वजह से रशिया क्या कर दिया है, यूक्रेन पे अटैक कर देता है, ठीक है। रशिया क्या करता है, रशिया जो है यूक्रेन पे अटैक कर देता है। अब यही जो अटैक हुआ है ये 23 फरवरी को हुआ है। 23 फरवरी से लेके आज तक ये वॉर चल रही है, अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है ना। 23 फरवरी से ही वॉर चल रही है, इसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है। रशिया को ये लगा था कि रशिया बहुत आसानी से यूक्रेन को अपने अंडर में ले लेगा, उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, लेकिन रशिया जो है नहीं, ऐसा ऐसा करने में जो है नाकाम रहा, ठीक है। रशिया एक एग्रेसिव पॉलिसी को अपनाते हुए अटैक किया जा रहा था और यूक्रेन जो है डिफेंड किया जा रहा है। यही वॉर की अभी सिचुएशन चल रही है। 23 फरवरी से ये वॉर चल रहा है और अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। अभी इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है, हम लोगों को मालूम है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, ये डेनमार्क गए हुए थे। कहाँ पे गए थे? डेनमार्क। ये डेनमार्क में गए थे, तो डेनमार्क
में मोदी जी से ये रिक्वेस्ट की गई कि मोदी जी, रशिया और आपकी बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, यानी रशिया और इंडिया की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, दोनों अच्छे दोस्त हो। आप एक बार जो है रशिया से रिक्वेस्ट करिए कि रशिया ये वॉर क्या कर दे, खत्म कर दे। मोदी जी से क्या बोला गया कि आप एक बार रशिया से रिक्वेस्ट करिए कि रशिया ये वॉर को रोक दे। ठीक है, तो मोदी जी ने बोला है कि इस चीज पे, मतलब मोदी जी ने वहां से ये चीज बोला है कि इस वॉर का कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, दोनों कंट्रीज को आपस में बैठ के देखना चाहिए, समझना चाहिए क्या मैटर है, उसको सॉल्व करना चाहिए, इसका कोई भी एंड रिजल्ट नहीं निकलने वाला। तो ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है मोदी जी वाली, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि इंडिया जो है विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, और ये अगर कोई दूसरी कंट्री, डेनमार्क जैसी कंट्री इंडिया से कहती है कि आप अगर बोलेंगे रशिया को तो हो सकता है रशिया ये वॉर खत्म कर दे, एंड कर दे, तो इसका एक सीधा सा मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया एक बहुत अच्छा लीडर बन के निकल रहा है। ठीक है, इंडिया का जो लीडरशिप है वो इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ता जा रहा है। लोग अब इंडिया के पास आके कह रहे हैं कि भैया मोदी जी आप जाइए और रशिया को समझाइए कि ये वॉर रोके। ठीक है, तो अभी तक की यही पूरी न्यूज अपडेट थी, यही पूरा करंट अफेयर था नाटो का। अब यहाँ पे हम लोगों को समझना क्या है कि जब ये वॉर शुरू हो गई है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो इसके रशिया के ऊपर क्या हुआ? ये जो वॉर चल रहा है, रशिया ने ये लड़ाई छेड़ दी है, तो इसका रिजल्ट क्या निकला? देखिए, जब रशिया ने ये वॉर शुरू कर दिया था नाटो के अगेंस्ट, मतलब नाटो या फिर कह लीजिए कि यूक्रेन जो विश रखा था कि उसको नाटो ज्वाइन करना है, इसके अगेंस्ट जब ये वॉर स्टार्ट हो गई, तो इसमें हुआ क्या? देखिए, जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, रशिया को कुछ कुछ चीजें झेलनी पड़ी। जैसे सबसे पहली, G8 का मेंबर होता था रशिया। रशिया कैसा था? G8 का मेंबर था। इस G8 ग्रुप में से रशिया को रिमूव कर दिया गया, G8 ग्रुप में से रशिया को हटा दिया गया। सबसे पहली प्रॉब्लम रशिया को ये फेस करनी पड़ी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? जितने भी यूरोपियन यूनियन है, यानी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि रशिया ने जो ये काम किया है यूक्रेन के ऊपर अटैक करके, उसके वजह से उसके वजह से हम लोग कुछ कुछ हार्ड स्टेप लेंगे रशिया के अगेंस्ट। और इन यूरोपियन यूनियन ने क्या किया? जितने भी यूरोपियन यूनियंस थे, उन्होंने ये बोला कि रशिया का 70% बैंक जो है, 70% बैंकिंग जो है रशिया की, वो यूरोपियन यूनियन में है, हम लोग इसको नहीं चलने देंगे। ठीक है, रशिया के जितने भी बैंक है उसके 70% बैंक जो यूरोपियन यूनियन है, उसको उस पर सैंक्शन लगा दिया गया, उसको रोक दिया गया। ठीक है, और कनाडा ने क्या किया? कनाडा बोला कि ऐसा है कि हमारे यहाँ से बहुत सारा मिनरल्स जो है एक्सपोर्ट होता है, कहाँ पे जाता है? रशिया में। हम इस मिनरल्स के एक्सपोर्ट को रोक देंगे, हम लोग अपना मिनरल्स, कनाडा बोला कि वो अपना मिनरल्स रशिया को नहीं एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, यूके क्या बोला? यूके बोल रहा है कि रशिया की जितनी भी प्रॉपर्टी या जो भी एसेट्स वगैरह हैं, उन सभी को क्या कर दिया जाए? सीज कर दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया क्या बोल रहा है? ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है कि भैया देखो ऐसा है, हम तो छोटे से हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, जो डिफेंस सेक्टर में मेरा लेन देन है रशिया के साथ, हम उसको रोक दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है रशिया को फेस करनी पड़ रही है इस वॉर को स्टार्ट करने के बाद। अब अगली चीज क्या है? अगली चीज है कि यहाँ पे इंडिया क्या कर सकता है, यार इंडिया को क्या फायदा है, क्या नुकसान है? देखिए, नुकसान तो दो है इंडिया को इस रशिया यूक्रेन वॉर से। पहला क्या है? पहला तो ये है, जो आप लोग देख रहे हैं, पेट्रोल का प्राइस बढ़ चुका था। ठीक है, पेट्रोल का प्राइस जो इंडिया में बढ़ा है वो ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बढ़ा है। एक रीजन ये भी है पेट्रोल का प्राइस बढ़ने का, और दूसरा जो सिलेंडर या एलपीजी जो है, इसकी भी प्राइस बढ़ने के पीछे किसका रीजन है? रशिया और यूक्रेन का वॉर जो चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंडिया को एक फायदा भी है। फायदा क्या है? फायदा ये है, देखिए, अगर हम लोग बात करें यूक्रेन की, ठीक है, तो यूक्रेन में जो भी मेडिसिन है, ठीक है, यूक्रेन में जो भी मेडिसिन है वो कहां से जाती थी? इंडिया से जाती थी। यानी इंडिया जो मेडिसिन बनाता था उसको यूक्रेन भेजता था, और अभी बेचारा यूक्रेन मार भी खा रहा है, वहां के लोगों को भी चोट पहुंच रही है। ठीक है, वहां की आर्मी भी पिट रही है। तो हो सकता है यूक्रेन को मेडिसिन की जरूरत पड़े, और पहले से ही इंडिया बहुत सारी मेडिसिन यूक्रेन में एक्सपोर्ट करता था। तो इंडिया अभी क्या कर सकता है?
इंडिया अभी और मेडिसिन भेज के यूक्रेन में क्या कर सकता है, अपना प्रॉफिट बना सकता है। ठीक है, मेडिसिन एक्सपोर्ट कर करके इंडिया जो है प्रॉफिट बना सकता है यूक्रेन में। तो ये रशिया और यूक्रेन के वॉर जो चल रहे थे, इसका अभी तक क्या रीजन था? ठीक है, अभी तक तो मुद्दा यही है कि अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है कि रशिया और यूक्रेन जो वॉर चल रहा था इसमें अभी तक कोई रिजल्ट आया नहीं है। इंडिया को दो जगह घाटा हो रहा है। पहला, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, दूसरा एलपीजी की प्राइस बढ़ गई, सिलेंडर जो आ रहा है उसकी प्राइस बढ़ गई है। तीसरा एक जो हुआ था, अभी हम आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पे मोदी जी की एक इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की इमेज अच्छी बनी है, एक वर्ल्ड लीडर की तरह इंडिया उभर के सामने आया है, क्योंकि डेनमार्क जो है इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि आप रशिया को समझाइए कि ये वॉर को रोक दे। मोदी जी ने भी वहां से बोला कि इस वॉर का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, हम लोग आपस में बैठ के देख लेंगे आया कैसा है। ठीक है, उसके बाद रशिया को जो दिक्कत आई वो ये है कि G8 से इसको हटा दिया गया। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने बोला है रशिया के जो 70% बैंक हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उसको रोक देंगे, हम लोग काम नहीं करने देंगे। कनाडा रशिया को मिनरल्स देने के लिए नहीं तैयार है। यूके बोल रहा है हम उसके एसेट्स को सीज करेंगे। ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है हम डिफेंस सेक्टर में कोई भी लेन देन नहीं करेंगे। ये तो रशिया और यूक्रेन का था ही था। लेकिन अभी एक क्या हुआ है कि हम लोगों को मालूम है फिनलैंड जो है उसने भी बोल दिया है कि वो नाटो ज्वाइन करेगा, है ना। मतलब यूक्रेन का ही वो पड़ोसी है, ठीक, यूक्रेन के पास ही है, यूक्रेन के पड़ोस का ही है फिनलैंड। उसने भी बोला है कि वो नाटो ज्वाइन करेगा और रशिया ने उसको भी धमकी दे दी है। तो अगला जो वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग यही समझेंगे कि किस तरीके से फिनलैंड जो है नाटो ज्वाइन करना चाहता है, उसके पीछे का क्या रीजन है, कैसे वो ज्वाइन करेगा, क्या फिनलैंड और रशिया के बीच में भी वॉर होगी और उसका क्या रिजल्ट आएगा, इसको एनालाइज करने का हम लोग ट्राई करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।